हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अकाउंट क्लास। हम सिंकिंग फंड मेथड फॉर रिडक्शन ऑफ डिबेंचर टॉपिक कर रहे हैं। लास्ट वीडियो में हमने सिंकिंग फंड मेथड से रिलेटेड जर्नल एंट्रीज की थी। आज हम इसी मेथड से रिलेटेड लेजर अकाउंट्स कैसे बनाए जाते हैं सीखने की कोशिश करेंगे। अगर आपने सिंकिंग फंड मेथड से रिलेटेड जर्नल एंट्री की वीडियो अगर नहीं देखी है तो लेजर अकाउंट्स आपको समझ में नहीं आएंगे। इसीलिए पहले आप सिंकिंग फंड मेथड से रिलेटेड जर्नल एंट्रीज को अच्छे से समझ लीजिए, तभी आप सिंकिंग फंड मेथड के या डिबेंचर रिडक्शन फंड मेथड के लेजर अकाउंट्स बना पाओगे। और आपको पता है कि सिंकिंग फंड और डिबेंचर रिडक्शन फंड दोनों सेम होते हैं और हर साल इस मेथड से रिलेटेड लेजर अकाउंट का एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन ज़रूर आता है। और वो प्रैक्टिकल क्वेश्चन बनाना इतना आसान होता है कि बच्चे 8 में से 8 मार्क्स आराम से ले पाएंगे। तो सबसे पहले हम इस तरह से लेजर अकाउंट्स बना लेंगे: डिबेंचर अकाउंट, सिंकिंग फंड अकाउंट, सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन सिंकिंग फंड अकाउंट, लास्ट जनरल रिजर्व अकाउंट। लास्ट वीडियो में हमने इलुस्ट्रेशन नंबर 11 को लेकर सिंकिंग फंड मेथड से रिलेटेड जर्नल एंट्रीज को क्लियर करने की कोशिश की थी। आज हम इसी इलुस्ट्रेशन की हेल्प से जो हमने जर्नल एंट्रीज बनाई थी, उन जर्नल एंट्रीज की हेल्प से हम लेजर अकाउंट बनाना सीखेंगे। पहले हम सबसे आसान अकाउंट बनाना सीखेंगे, डिबेंचर अकाउंट। तो सिंकिंग फंड मेथड को सीखते टाइम सबसे पहले हमने डिबेंचर्स को इशू करने की 2 एंट्री की थी। पहली एंट्री एप्लीकेशन मनी को रिसीव करने की और दूसरी एंट्री एप्लीकेशन मनी को डिबेंचर अकाउंट में ट्रांसफ़र करने की। तो इन दोनों में ये एंट्री डिबेंचर अकाउंट को इफ़ेक्ट कर रही है। और हम डिबेंचर अकाउंट बना रहे हैं तो हम डिबेंचर अकाउंट में एंट्री लिखेंगे बाय डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। डिबेंचर्स इशू किए गए हैं 1 अप्रैल 2007 में बाय डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट 2 लाख रुपए इशू किया है हमने 1 अप्रैल 2007 को और पेमेंट कर रहे हैं हम 31 मार्च 2010 को। जब तक 31 मार्च 2010 नहीं आ जाती तब तक हम डिबेंचर अकाउंट का बैलेंस कैरी डाउन एंड ब्रॉट डाउन करते रहेंगे। तो 1 अप्रैल 2007 इस साल का एंड होगा 31 मार्च 2008। टू बैलेंस कैरी डाउन 2 लाख रुपए। नेक्स्ट ईयर आ गया है 1 अप्रैल 2008। जो लास्ट ईयर का बैलेंस है उसको हम कर लेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 2 लाख रुपीज़। अप्रैल 2007 से लेकर 31 मार्च 2010 तक हमारे डिबेंचर में कोई चेंज नहीं आया है और 31 मार्च 2010 पे हमने डिबेंचर होल्डर्स को पेमेंट की है। तो लास्ट में जब हमने डिबेंचर होल्डर्स को पेमेंट की है तो ये एंट्री डिबेंचर अकाउंट को इफ़ेक्ट कर रही है और हम डिबेंचर अकाउंट बना रहे हैं। तो लेजर में जाएगा टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट, टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट। और डिबेंचर होल्डर को पूरे 2 लाख रुपए पे किए गए हैं। ये हमारा डिबेंचर अकाउंट तैयार हो गया है। इसमें हमें सिर्फ 2 बातें ध्यान में रखनी है। डिबेंचर अकाउंट स्टार्ट होगा बाय डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट से और जब तक डिबेंचर्स की ड्यू डेट नहीं आ जाती है तब तक हम डिबेंचर का बैलेंस कैरी डाउन और ब्रॉट डाउन करते रहेंगे। नेक्स्ट अकाउंट है सिंकिंग फंड अकाउंट। तो हमें देखना है कि जब हमने सिंकिंग फंड से रिलेटेड जर्नल एंट्रीज की थी तो हमने किस तरह से जर्नल एंट्रीज की थी। तो जिस साल हमने डिबेंचर्स इशू किए हैं उस साल के एंड में हमने सिंकिंग फंड में सरप्लस डालना स्टार्ट किया था। तो हम सिंकिंग फंड अकाउंट बना रहे हैं। तो सिंकिंग फंड से ऑपोजिट एंट्री जाएगी बाय सरप्लस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और हर साल सिंकिंग फंड में हम अमाउंट ट्रांसफ़र कर रहे हैं 64,070। सिंकिंग फंड में अमाउंट डालनी हमने स्टार्ट की है 31 मार्च 2008 से बाय सरप्लस
ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और हर साल सिंकिंग फंड में 64,070 रुपये डाले जाएंगे। फर्स्ट ईयर का हम बैलेंस कैरी डाउन कर लेते हैं। टू बैलेंस कैरी डाउन 64,070। नेक्स्ट ईयर स्टार्ट हो गया है 1 अप्रैल 2008। तो सबसे पहले हम लास्ट ईयर का जो बैलेंस है उसको हम बैलेंस ब्रॉट डाउन कर लेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 64,070। और हर साल 31 मार्च को हम सिंकिंग फंड में अमाउंट डालेंगे। तो अगले साल की 31 मार्च 2009 को हम दोबारा से सरप्लस सिंकिंग फंड में डालेंगे। तो बाय सरप्लस ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और अमाउंट हर साल हमारी रहेगी 64,070 रुपये। इसी तारीख में हमें लास्ट ईयर में जो हमने इन्वेस्टमेंट की थी उसका हमें इंटरेस्ट रिसीव हुआ है, और इसी इंटरेस्ट को हमने दोबारा से सिंकिंग फंड में डाल दिया है। तो ये एंट्री हमारी सिंकिंग फंड को प्रभावित कर रही है। तो सिंकिंग फंड में एंट्री जाएगी बाय इंटरेस्ट ऑन सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट 2563। तो बाय इंटरेस्ट ऑन सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट 2563 रुपये। तो इस अकाउंट का अगर हम टोटल करेंगे तो टोटल आएगा 1,30,703। इस बैलेंस को हम करेंगे बैलेंस कैरी डाउन 31 मार्च 2009 टू बैलेंस कैरी डाउन 1,30,703। नेक्स्ट ईयर स्टार्ट होगा 1 अप्रैल 2009 में। तो लास्ट ईयर का जो बैलेंस है उसको हम ब्रॉट डाउन करेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। लास्ट ईयर का बैलेंस है 1,30,703, और लास्ट ईयर की तरह हम सिंकिंग फंड में सरप्लस डालेंगे। कब? 31 मार्च 2010 को बाय सरप्लस ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 64,070 रुपये। और सेम डेट पे लास्ट ईयर की तरह जो इंटरेस्ट हमें इन्वेस्टमेंट पर मिला है वो इंटरेस्ट भी हमने सिंकिंग फंड में वापस डाल दिया है। तो बाय इंटरेस्ट ऑन सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट, तो 31 मार्च 2010 को जो इंटरेस्ट रिसीव हुआ है वो है 5,228। 5,228। इन सब का अगर हम टोटल करेंगे तो टोटल करके आ रहा है 2,01,000 रुपया। तो लास्ट ईयर में जो हमने सिंकिंग फंड में पैसे डाले हैं वो 1 रुपया हमने ज़्यादा डाल दिया है। तो सिंकिंग फंड में जो सरप्लस हमने डाला है उसमें से हम 1 रुपया कम कर देंगे। अमाउंट को हम कर देंगे 64,069 रुपये, क्योंकि सिंकिंग फंड में हमारे पूरे 2 लाख होने ज़रूरी है और यहाँ पर 1 रुपया एक्स्ट्रा बन रहा है, और अब हमारा बन जाएगा पूरे 2 लाख रुपए। और 31 मार्च 2010 में हमने डिबेंचर होल्डर्स को पेमेंट कर दिया है, इसीलिए 31 मार्च 2010 में हम टू बैलेंस कैरी डाउन नहीं कर सकते। तो अगर हम जर्नल एंट्री में देखें कि हमने सिंकिंग फंड अकाउंट को क्लोज कैसे किया है, हमने सिंकिंग फंड अकाउंट को जर्नल रिजर्व में ट्रांसफ़र किया है। तो सिंकिंग फंड में एंट्री जाएगी टू जनरल रिजर्व अकाउंट 2 लाख रुपीज़। टू जनरल रिजर्व अकाउंट 2 लाख रुपीज़। तो अगर आप सिंकिंग फंड को ध्यान से देखते हैं, सबसे पहले हमने जिस साल डिबेंचर्स इशू किए हैं उस साल के एंड में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से सरप्लस निकाला और उसको सिंकिंग फंड में डाल दिया, और ये अमाउंट हमने निकाली है विद द हेल्प ऑफ द एन्युटी टेबल। देन इसका हम कैरी डाउन करेंगे और इसी अमाउंट का हम नेक्स्ट ईयर की बिगनिंग में ब्रॉट डाउन करेंगे। और याद रखना कि हम सिंकिंग फंड में अमाउंट डाल रहे हैं हमेशा 31 मार्च को।
तो अगले साल की 31 मार्च को फिर हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से सरप्लस निकाला और सिंकिंग फंड में डाल दिया। बट ध्यान रखना कि नेक्स्ट ईयर जो इंटरेस्ट हमें सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट पर रिसीव हुआ है वो इंटरेस्ट भी हमने सिंकिंग फंड में डाल दिया है। देन इन तीनों अमाउंट का टोटल करके हम करेंगे बैलेंस कैरिड डाउन। देन इसी बैलेंस का हम ब्रोट डाउन करेंगे अगले साल के बिगनिंग में, और सेम यही प्रोसेस हम दोहराएंगे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से सरप्लस निकालेंगे और सिंकिंग फंड में ट्रांसफ़र करेंगे, और सेम सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट पर जो हमें इंटरेस्ट रिसीव हुआ है उसको भी हमने सिंकिंग फंड में डाल दिया है। और लास्ट में हम टोटल करके चेक करेंगे कि हमारा पूरा 2 लाख रुपए का सिंकिंग फंड तैयार हो गया है, और इन्हीं 2 लाख रुपए से डिवेंचर्स को रिडीम किया जाएगा। नेक्स्ट लेजर है हमारा सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट। और ध्यान रखना कि सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट हमारी एसेट है और उसका बैलेंस हमारा स्टार्ट होगा डेबिट साइड से। अगर हम जर्नल एंट्रीज को ध्यान से देखें तो 31 मार्च 2008 में हमने इन्वेस्टमेंट परचेज की है 64,070 की। हम सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट बना रहे हैं, तो इस अकाउंट की शुरुआत हम करेंगे टू बैंक अकाउंट से। 31 मार्च 2008 टू बैंक अकाउंट, और जो सिंकिंग फंड में हमने अमाउंट डाली थी वही अमाउंट हमने सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्ट कर दी थी। 31 मार्च 2008 में ही हम इसका बैलेंस कैरी डाउन करेंगे 64,070। अगला साल शुरू होगा 1 अप्रैल 2008 में। तो लास्ट ईयर का जो बैलेंस है उसको हम ब्रोट डाउन करेंगे 64,070। 31 मार्च 2009 को फिर हमने इन्वेस्टमेंट परचेज की है टू बैंक अकाउंट। तो 31 मार्च 2009 को जो हमने इन्वेस्टमेंट परचेज की है उसमें हमने सिंकिंग फंड का पैसा और जो इंटरेस्ट रिसीव हुआ है वो दोनों अमाउंट हमने इन्वेस्ट की है। तो इसलिए सेकेंड ईयर में हम अमाउंट डालेंगे 66,633 66,633 रुपए। तो हम यहाँ पर हिंट के लिए लिख देंगे कि अमाउंट आई कैसे, 64,070 प्लस इंटरेस्ट 2,563। तो इन दोनों अमाउंट का हमारा टोटल होगा 1,30,703। तो बैलेंस कैरी डाउन जाएगा 1,30,703। इसी बैलेंस को हम अगले साल के बिगनिंग में लेकर जाएंगे 1 अप्रैल 2010 टू बैलेंस ब्रोट डाउन 1,30,703। और इन्वेस्टमेंट हम हमेशा 31 मार्च को करते हैं, तो डेट आ गई है 31 मार्च 2010। और 31 मार्च 2010 वही डेट है जिस डेट पे हमने डिबेंचर्स को रिडीम करने हैं, और इस डेट पे हमें कोई नई इन्वेस्टमेंट नहीं परचेज करनी है, बल्कि जो पिछले साल हमने इन्वेस्टमेंट की है उसको हम सेल कर देंगे। तो इन्वेस्टमेंट को सेल करने की एंट्री है बैंक अकाउंट डेबिट टू सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट। तो हम इन्वेस्टमेंट अकाउंट बना रहे हैं, एंट्री आएगी बाय बैंक अकाउंट। 31 मार्च 2010 को हमें कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है, बल्कि इन्वेस्टमेंट को हमने सेल कर दिया है बाय बैंक अकाउंट, और इन्वेस्टमेंट हमारी बिकी है एट पर पे 1,30,703। सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट हमारा तैयार हो गया है। नेक्स्ट लेजर है हमारा इंटरेस्ट ऑन सिंकिंग फंड अकाउंट। कंपनी ने 31 मार्च 2008 को इन्वेस्टमेंट की थी और इस इन्वेस्टमेंट पर इंटरेस्ट मिलेगा नेक्स्ट ईयर 31 मार्च 2009 को। इंटरेस्ट रिसीव हुआ बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट, और यही अकाउंट हम लोग बना रहे हैं। तो जो अकाउंट हम लोग बनाते हैं उससे ऑपोजिट एंट्री जाएगी बाय बैंक अकाउंट। तो 31 मार्च 2008 में हमने इन्वेस्टमेंट की और इंटरेस्ट हमें रिसीव होगा 31 मार्च 2009 में, एक साल के बाद, बाय बैंक अकाउंट।
फर्स्ट ईयर में हमें इंटरेस्ट रिसीव हुआ है 2563 और फिर इस इंटरेस्ट का हमने क्या किया था, उसको हमने सिंकिंग फंड में डाल दिया था, टू सिंकिंग फंड अकाउंट। तो 31 मार्च 2009 सेम डेट पर हमने इस इंटरेस्ट को हमने डाल दिया है सिंकिंग फंड अकाउंट में 2563। 31 मार्च 2010 को फिर हमें इंटरेस्ट रिसीव हुआ है बाय बैंक अकाउंट। तो 31 मार्च 2010 को इंटरेस्ट रिसीव हुआ है 5228। 5228। फिर हमने इस इंटरेस्ट को 31 मार्च 2010 को सेम डेट पर हमने इसको डाल दिया है वापस सिंकिंग फंड अकाउंट में। तो इसीलिए टू सिंकिंग फंड अकाउंट 5228 और ये बन गया हमारा इंटरेस्ट ऑन सिंकिंग फंड अकाउंट। हमारा लास्ट लेजर है जनरल रिजर्व। हम जनरल रिजर्व अकाउंट बना रहे हैं, तो जो अकाउंट हम लोग बना रहे हैं उससे ऑपोजिट एंट्री जाएगी बाय सिंकिंग फंड अकाउंट। 31 मार्च 2010 में बाय सिंकिंग फंड अकाउंट 2 लाख रुपए। सिंकिंग फंड का बैलेंस हमने जनरल रिजर्व में डाल दिया है और वो अमाउंट हमारी जनरल रिजर्व में ही पड़ी हुई है, तो इसीलिए हम लिखेंगे टू बैलेंस कैरीड डाउन 2 लाख रुपए। 31 मार्च 2010 और हमारा जनरल रिजर्व अकाउंट का लेजर भी तैयार हो गया है। इन शॉर्ट, अगर आपको सिंकिंग फंड से रिलेटेड जर्नल एंट्रीज अगर आपको अच्छे से समझ में आ गई है, तभी आप ये लेजर अकाउंट अच्छे से बना पाएंगे। तो वीडियो नंबर 8 और 9 दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है। जब तक आप 8th वीडियो को अच्छे से नहीं समझेंगे तब तक आपको 9th वीडियो का लेक्चर समझ में नहीं आएगा। अगर आप 2-3 क्वेश्चन के लेजर अकाउंट्स बनाने की प्रैक्टिस करेंगे तो 2-3 क्वेश्चन के बाद आप बिना जर्नल एंट्रीज के भी ये लेजर अकाउंट्स आसानी से बना पाएंगे। अगर आप पिछले बोर्ड के पेपर उठाकर देखते हैं तो आप देखोगे कि बोर्ड एग्जाम में ये लेजर अकाउंट्स बनाने का प्रैक्टिकल क्वेश्चन हर साल आता है। अगर आप 3-4 क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे तो आप आसानी से ये लेजर अकाउंट्स बना पाएंगे।